Good morning, class. In last lecture, we have read about the air and its property. Okay. Now today we will start the topic. Hot air is lighter than a cold air. Now you have just learned that air expands on heating, which you have seen in activity second. Whenever you will put a glass tube having a balloon inside a hot water, automatically this air inside the tube takes a heat from this hot water and this balloon will inflate. Okay, so you have seen that air expands on heating, and when the air expands in the balloon its mass remains same but volume increase, है ना। यानी कि जो एयर हमने पहले से फील कर रखी थी या जो एयर पहले से प्रेजेंट थी उस ग्लास ट्यूब में, बैलून लगाने के बाद उस एयर का जो मास था वो फिक्स था जितना पहले था, लेकिन जो हीट जब उसने गेन की वाटर से तो उसके बाद वो एयर का मास सेम था बट उसका वॉल्यूम बढ़ गया। यानी कि वही एयर के पार्टिकल जो इतने इतने प्लेस पर थे अंदर, वो फैलते फैलते ऊपर तक चले गए। यानी कि इस केस में मास सेम रहा, क्वांटिटी सेम रही, जबकि वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। ठीक है, तो डेंसिटी टर्म एक आता है यहाँ पर जो आपके लिए नया है। डेंसिटी इज डिफाइन एज द रेशियो ऑफ मास अपॉन वॉल्यूम। यानी कि अगर मैं इस ट्यूब के अंदर प्रेजेंट एयर की डेंसिटी की बात करती हूँ तो इसका मतलब है कितनी एयर का जो मास है वो कितने वॉल्यूम के अंदर है, यानी मास बाय वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। ठीक है, डेंसिटी को समझने का एक बहुत अच्छा तरीका है, आप एक आयरन बॉल लीजिए और एक साइड आप थर्मोकोल बॉल लीजिए। आयरन और थर्मोकोल जो बॉल हैं उन दोनों की साइज़ सेम होनी चाहिए। ठीक है, तब आप ये फील करोगे कि आयरन का वेट ज़्यादा है और थर्मोकोल बॉल का जो वेट है वो कम है। ऐसा क्यों, जबकि साइज़ दोनों की सेम है, बट यहाँ पर डेंसिटी दोनों की डिफरेंट है। क्योंकि जो शेप सेम है इसका मतलब दोनों का वॉल्यूम सेम है, बट क्या उस स्फीयर वॉल्यूम में या स्फेरिकल वॉल्यूम में जो मास है आयरन का और थर्मोकोल का वो सेम है? नहीं, क्योंकि आयरन जितना स्फेरिकल वॉल्यूम है उसका, बॉल की साइज़ है उतने वॉल्यूम के अंदर आयरन के पार्टिकल ज़्यादा से ज़्यादा टाइटली पैक्ड है और पास पास है, जबकि थर्मोकोल के पार्टिकल दूर दूर भी होते हैं और उसी वॉल्यूम के अंदर थर्मोकोल के पार्टिकल बहुत कम होंगे, उसका मास बहुत कम होगा एज़ कम्पेयर टू आयरन। इसलिए आयरन की डेंसिटी ज़्यादा है, यानी कि कितने वॉल्यूम के अंदर कितना ज़्यादा से ज़्यादा मास फील हो जाए उसे हम कहते हैं उसकी ज़्यादा से ज़्यादा डेंसिटी। ठीक है, और अगर वॉल्यूम उतना ही है और मास कम आ जाए तो उसकी डेंसिटी लो कहलाती है। तो ओवरऑल डेंसिटी का मतलब है कि कितने वॉल्यूम के अंदर कितना मास फील होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं अगर सॉलिड लिक्विड गैस की बात करें तो सॉलिड की डेंसिटी ज़्यादा अच्छी होती है, क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल पास पास होते हैं तो कम वॉल्यूम में ज़्यादा से ज़्यादा मास फील हो जाता है। लिक्विड की डेंसिटी सॉलिड के कंपैरिजन में लो होती है और गैस की डेंसिटी लिक्विड और सॉलिड दोनों के कंपैरिजन में लो होती है, क्योंकि गैस के पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं तो बहुत ज़्यादा बड़ा भी वॉल्यूम आ जाएगा तो उसमें उसका जो मास है वो कम ही रहेगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। आपको इतना समझ में आ ही गया होगा कि जो ग्लास ट्यूब है इसके अंदर जो मास था गैस का वो चेंज नहीं हुआ, जो भी एयर थी उसका जो मास था वो पहले से जो अंदर फील एयर थी उसी के बराबर रहेगा, चाहे आपने उसे हीट किया है या कूल किया है, बस चेंज क्या हो रहा है उसका वॉल्यूम। व्हेन द वॉल्यूम ऑफ एयर इंक्रीज एंड द मास रिमेन्स द सेम, अगर आप समझ लो कि किसी भी एयर का वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाए, जैसे कि ये हो गया, ऊपर बैलून फूल गया, इन्फ्लेट हो गया तो उसे एरिया अच्छा खासा मिल गया जिसे हम कह सकते हैं उसका वॉल्यूम बढ़ गया, जबकि अंदर एयर की क्वांटिटी जो पहले थी वही है, यानी कि मास सेम है, तो डेंसिटी उसे हम एयर की डेंसिटी कहते हैं।
और हम ये कहेंगे कि डेंसिटी डिक्रीज हो गई क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा वॉल्यूम में कम से कम मास आया। ठीक है, इट्स सिंपल वर्ड हम ये समझेंगे कि हॉट एयर इज़ लाइटर, यानी कि आपको समझ में आया कि यहाँ पर वॉल्यूम तो बढ़ रहा है लेकिन मास कम है। इतने बड़े वॉल्यूम के हिसाब से जो एयर का मास है वो कम है। ये भी फूल गया, यानी कि और ज़्यादा एयर मिल गई, और ज़्यादा वॉल्यूम हो गया, और एयर के पार्टिकल जितने पहले थे उतने ही हैं, तो इसका मतलब है इसकी डेंसिटी क्या हो गई है, कम हो गई है। ठीक है, इसका मतलब है कि अगर कोई एयर हॉट होती है तो उसकी डेंसिटी कम होती है और वो लाइटर यानी कि हल्की होती है, जबकि जो कोल्ड एयर होती है उसमें एयर के पार्टिकल बहुत पास पास होते हैं तो वो कम वॉल्यूम में ज़्यादा से ज़्यादा मास फील कर सकती है, इसलिए उसकी डेंसिटी हायर होती है और वो हैवी होती है एज़ कम्पेयर टू हॉट एयर। ठीक है, यानी कि हॉट एयर है यानी वो हल्की है, लाइटर है, इसलिए वो हमेशा ऊपर की तरफ ही रहती है, क्योंकि ऊपर की तरफ ही जाएगी। जो चीज़ हल्की होती है वो हमेशा ऊपर की तरफ मूव करती है। एंड द रीज़न फ्रॉम वेयर द एयर राइजेस, लो प्रेशर एरिया इज़ क्रिएटेड, और यही कारण है कि जब जब एयर ऊपर की तरफ उठती है तो लो प्रेशर एरिया बनता है, यानी वो रीज़न, वो क्षेत्र जहाँ पर एयर ऊपर की तरफ उठती है, जहाँ एयर बहुत हॉट हो जाती है, वहाँ लो प्रेशर एरिया बनता है। क्योंकि हमें पता है कि एयर अगर नीचे से ऊपर की तरफ चली गई तो उस नीचे वाली जगह पर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो दूसरी एयर्स वहाँ की तरफ ऑटोमेटिक जाती जाएगी। ठीक है, सो कोल्ड एयर श्रिंक्स डाउनवर्ड, और ऑटोमेटिकली जब हॉट एयर ऊपर जाएगी तो कोल्ड एयर क्या करती है, वो जो हॉट एयर थी उसकी प्लेस को गेन करती है, क्योंकि ऐसी कोई भी जगह नहीं है ना कि जहाँ एयर नहीं जा सकती। तो अगर खुले सरफेस पर कहीं एयर हॉट है तो वो ऊपर की अगर राइज अप हो चुकी है तो उसकी जो प्लेस खाली हुई है वहाँ पर तो आसपास से कोल्ड एयर ही कवर करती है। ठीक है, यानी कोल्ड एयर श्रिंक होकर डाउनवर्ड आती है और हॉट एयर ऊपर जाती है। कन्वर्सली यू कैन से अ कोल्ड एयर इज़ हैवियर, यानी आप सीधा सीधा ये कह सकते हैं कि कोल्ड एयर हैवी होती है क्योंकि इसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, और हॉट एयर लाइटर होती है क्योंकि इसकी डेंसिटी कम होती है। हॉट एयर हमेशा ऊपर की तरफ जाती है, कोल्ड एयर हमेशा नीचे की तरफ आती है। ठीक है, इसी कारण से यही रीज़न है कि एयर एक ऐसा एरिया जहाँ पर एयर श्रिंक हो जाती है उसे हम हाई प्रेशर कहते हैं, यानी जहाँ एयर पास पास आना शुरू कर दे एक दूसरे के और इकट्ठा होना शुरू कर दे तो वो हाई प्रेशर एरिया कहलाता है। और जहाँ से एयर ना रहे, एयर ऊपर की तरफ मूव कर जाए और वो प्लेस खाली होने लग जाए तो वो एरिया कहलाता है लो प्रेशर एरिया। नाउ एक्टिविटी 3, टू शो दैट हॉट एयर इज़ लाइटर देन कोल्ड एयर। ये एक्टिविटी आपको शो करेगी कि हॉट एयर कैसे लाइट होती है कोल्ड एयर से। तो यहाँ पर ये एक्टिविटी आप लोग पढ़िएगा, मैं आपको डायग्राम से समझा देती हूँ कि आपको एक वुडन स्टिक लेना है, एक रिजिड सरफेस लेना है, एक थ्रेड लेना है, स्टिक को बिल्कुल सेंटर से उसे यहाँ पर टाई करना है, और यहाँ पर जो अपने 2 बैग ले रखे पॉली बैग्स, ठीक है, इस पॉली बैग्स में जो एयर है वो फील कर देना है। ठीक है, दोनों साइड जब आप एयर फील करोगे सेम साइज़ के पॉली बैग में, तो ये पेपर बैग्स ले रखे आपने, ठीक है, और इसको जब आप दोनों साइड से सेम एयर फील किए है तो इन दोनों का बैलेंस आप देखिए बिल्कुल इक्वल है। ठीक है, बट एक साइड से जब आप एक बैग के नीचे कैंडल को रख देते हैं तो ऑटोमेटिकली ये कैंडल से ये हीट गेन करती है और अंदर की एयर क्या हो जाती है, हॉट हो जाती है। हॉट एयर हो जाती है तो वो एयर ऑटोमेटिकली कहाँ मूव करने की कोशिश करती है, ऊपर की तरफ। तो प्रेशर कहाँ लगता है, ऊपर की तरफ। ठीक है, ये हॉट एयर है ना, यहाँ से हीट गेन करके ऊपर की तरफ जाती है। इवन हम ये भी कह सकते हैं कि हॉट एयर हल्की हो जाती है, लाइट हो जाती है, तो ऑटोमेटिकली ये ऊपर की तरफ हल्की होने के कारण ये ऊपर उठेगी और ये इसके कंपैरिजन में हैवी रहेगी, तो ये कहाँ चले जाएगी, नीचे। तो इस एक्टिविटी से हमें समझ में आ जाता है कि एयर जब हॉट होती है तो हल्की हो जाती है और कोल्ड होती है तो हैवी हो जाती है। ठीक है, दोनों का बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है या अनबैलेंस हो जाती है। तो ये एक्टिविटी आपको समझा सकती है। नाउ अब हम ये देखेंगे, वैन यू बर्न अ हीप ऑफ ड्राई लीव्स, जब आप सूखी पत्तियाँ, घास, पेपर, स्मोक
मतलब इनको जब जलाते हैं तो स्मोक निकलता है, धुआं निकलता है, ठीक है। ये स्मोक हमेशा ऊपर की तरफ ही उठता है, ठीक। और ये क्या करता है, आसपास की एयर को भी हॉट करता जाता है। और हॉट एयर बीइंग लाइटर राइज अप, और हॉट एयर जैसे ही बन जाती है, आसपास की एयर जब हॉट हो जाती है स्मोक से, तो वो हल्की हो जाती है और ऊपर की तरफ उठ जाती है। देयरफॉर स्मोक कंटेंट इन अ हॉट एयर ऑलवेज राइज अप, यानी कि हमेशा धुआं कहाँ कटेगा, जो जिसके अंदर हॉट एयर रहेगी वो कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ। क्योंकि स्मोक क्या है, स्मोक में डस्ट पार्टिकल है, कार्बन पार्टिकल्स हैं, तो वो कोई हॉट या कोल्ड नहीं होता, उसे ऊपर ले जाने वाला कौन होता है, हॉट एयर। इसलिए स्मोक हमेशा ऊपर की तरफ जाता है। इसी तरह आपने देख लिया कि जैसे बैलून के अंदर अभी आपने देखा, जो हॉट एयर अगर फील कर देंगे तो हमेशा ऊपर की तरफ ही राइज अप होगा, ठीक है। इसीलिए जो हॉट एयर फील्ड बैलून होते हैं ना, वो हल्के होते हैं और उनकी डेंसिटी आसपास की कोल्ड एयर से कम होती है, ठीक है। नाउ हायर स्पीड विंड आर accompanied बाय रिड्यूस एयर प्रेशर, ठीक है। मतलब हम एक बहुत अच्छा कंसेप्ट यहाँ पर पढ़ेंगे कि एयर मतलब क्या, एयर मतलब सिंपल मिक्सचर ऑफ गैसेस, और विंड मतलब क्या। कुछ बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि एयर और विंड दोनों ही सेम होती हैं, तो हाँ दोनों सेम है, पर दोनों के नेम कब हम उसे एयर कहते हैं और कब हम उसे विंड कहते हैं। नॉर्मली जो हमारे सराउंडिंग में प्रेजेंट है सारी गैसेस का मिक्सचर, वो एयर कहलाता है। लेकिन जब ये एयर मूव करना शुरू कर दे तो मूविंग एयर को हम विंड कहते हैं, ठीक है। अब एयर कब मूव करेगी, तो एयर के मूव करने के लिए हमेशा हमें लो प्रेशर वाला एरिया कन्वर्ट करना होता है, ठीक है। हमने पढ़ा है कि जो हवा बहुत तेज़ चलती है, यानी विंड जब बहुत फास्ट ब्लो करती है, तो हमेशा वो एक लो प्रेशर का रीजन या एरिया तैयार करती है। अब यहाँ से इस कंसेप्ट को समझने से पहले, ठीक है, एक बेसिक एक्टिविटी गिवन है, आप वो देखिए, आपको उससे बहुत जल्दी समझ आएगा। एक्टिविटी 4, टू शो दैट हाई स्पीड विंड्स आर accompanied बाय रिड्यूस एयर प्रेशर, यानी कि ये एक्टिविटी आपको ये दिखाएगी कि जो हाई स्पीड विंड्स होती है, यानी तेज़ी से चलने वाली जो हवाएं होती हैं, वो हमेशा क्या करती हैं, लो प्रेशर एरिया को हमेशा फुलफिल करती है, ठीक है। तो देखो, दो बैलून लेते हैं इक्वल साइज़ के, और एक वुडन स्टिक ले लिए और थ्रेड और वाटर ले लिए, ठीक है। और उसमें दोनों बैलून में थोड़ा सा पानी भर दिया है। देखिए आप यहाँ पर एक्टिविटी को देखिए, दोनों बैलून में थोड़ा सा पानी भर देते हैं और उन्हें थोड़ा सा हैवी कर देते हैं। हैवी मतलब इतना स्टेबल कि वो हवा से इधर उधर उड़े ना, ठीक है, वो सीधा सीधा स्टिक पर आसानी से लटक जाए, ठीक। और फिर उसमें बचा हुआ पोर्शन में एयर फिल कर देते हैं और उसे प्रॉपरली उसके माउथ को टाई कर देते हैं, ठीक है। फिर एक स्टिक लेकर उसे दोनों साइड 10-10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर, दोनों साइड यानी कॉर्नर से 10-10 सेंटीमीटर की डिफरेंस लेकर उसे टाई कर देते हैं। नाउ जैसी तेज़ हवा चलती है, इसके आसपास हवा या इसे पंखे के आगे रख सकते हो, ठीक है। और बीच में जैसे कि ये बच्चा है यहाँ पर अपने माउथ से दोनों बैलून के बीच में हवा दे रहा है तेज़ी से, ठीक है। तो इस तरह से आपको प्रेशर से दोनों बैलून के बीच में माउथ से हवा देनी है, ठीक है। और फिर आप क्या देखेंगे कि जब जो हाई स्पीड एयर है जो दोनों की गैप से जा रही है, अब ये जो प्रेशर दे रहा है एयर का, वो कहाँ से दे रहा है, वो इस दोनों बैलून के बीच में से दे रहा है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जो गैप के बीच में एयर का प्रेशर है, ठीक है, वो कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो एयर प्रेशर यहाँ से, ये जो एयर प्रेशर दे रहा है, तो ये जो हवा है यहाँ से तेज़ी से निकलती जा रही है, पास होती जा रही है इसके माउथ से अंदर की तरफ, तो बीच वाले रीजन में कुछ नहीं बचा, ठीक है। तो यहाँ पर बीच वाले रीजन में एयर का प्रेशर कैसा हो जाता है, कम हो जाता है। जबकि आउटसाइड यानी कि आसपास की एयर की अगर हम बात करें, इस बीच को छोड़ के इधर और इधर, यहाँ का एयर प्रेशर कैसा होगा, हाई होगा, ठीक है। तो अगर एयर प्रेशर यहाँ ज़्यादा है और यहाँ कम है, तो ऑटोमेटिक हाई एयर जो रहती है वो किस तरफ आने की कोशिश करती है, लो प्रेशर एरिया की तरफ, ठीक है। क्योंकि यहाँ से तेज़ी से एयर पास कर रहा है ना, तो तेज़ी से एयर पास करने के कारण क्या होगा,
यहाँ पर एरिया जो होगा वो लो प्रेशर हो जाएगा, क्योंकि एयर लगातार यहाँ से मूव करती जा रही है। अगर यहाँ रुकी होती तो प्रेशर देती, ठीक है, और नहीं दे पा रही है, यानी कि कंटिन्यूसली मूविंग कर रही है। तो यहाँ जहाँ मूव नहीं कर रही है, आसपास की एयर क्या करती है, इस लो प्रेशर एरिया की तरफ आने की कोशिश करती है। तो इस तरफ वाली एयर किसको प्रेशर करेगी, बैलून को धक्का लगाएगी ना इस तरफ आने के लिए, और इधर वाले बैलून को लगाएगी, और इस तरीके से दोनों बैलून एक दूसरे के पास आ जाते हैं। इससे हमें क्या समझ में आया कि जब भी बहुत हाई स्पीड विंड्स होती हैं और अगर वो एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, तो जो हाई स्पीड विंड अपनी जगह मतलब अपनी जो प्लेस है वो छोड़कर आगे की तरफ मूव कर रही है, तो उस पर्टिकुलर रीजन में लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाता है, क्योंकि वो विंड वहाँ से पास हो चुकी है ना, तो वहाँ से उसका प्रेशर कम हो चुका है, ठीक है। तो एयर ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू रीजन ऑफ दैट लो एयर प्रेशर इन द एटमॉस्फेयर, यानी हमेशा एयर मूव करेगी। यानी कि विंड कब मूव करती है, विंड की डायरेक्शन हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ होती है। यानी ऐसा एरिया जहाँ पर एयर बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा रश है, ठीक है, एयर पार्टिकल का, और दूसरा एरिया जहाँ पर एयर बहुत कम है, वहाँ पार्टिकल बहुत कम है, तो वहाँ प्रेशर कम है, तो ऑटोमेटिकली एयर कहाँ से कहाँ मूव करेगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर। एयर ही नहीं, इवन जितनी टाइप की एनर्जीज होती है सभी हाई लेवल से लोअर लेवल की ओर ऑटोमेटिकली मूव करती है। कब तक मूव करती है, जब तक दोनों के लेवल इक्वल नहीं हो जाते, ठीक है। तो इसी को हम कहते हैं कि एयर विंड का ब्लो होना, ठीक है। विंड कब कहेंगे हम, जब एयर ऑटोमेटिकली हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है। कुछ एग्जांपल्स गिवन हैं, देखो आपने देखा होगा जब विंड स्पीड बहुत हाई होती है तो जो टीन शेड होती है या गोडाउन्स वगैरह की वो उड़ जाती है ना, जिसको हम कहते हैं कि चद्दरें जो मेटल की होती है वो उड़ जाती है शेड्स, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो हाई स्पीड विंड होती है वो रूफ के ऊपर से ब्लो करती है, तो जो एयर प्रेशर है रूफ के जस्ट ऊपर वाला, ठीक है, वो कम हो जाता है, क्योंकि जहाँ से एयर बहुत तेज़ी से ब्लो करके जा रही है तो वहाँ ऑटोमेटिकली एयर प्रेशर का हो गया, कम हो जाएगा, ठीक है। जबकि कुछ एयर जो है जो अंदर गोडाउन के अंदर फील हो चुकी है, वो अंदर चार दीवार के बीच में या चारों वॉल के बीच में उसे इतना ज़्यादा वॉल्यूम नहीं मिल पाया, तो अंदर जाकर उसका प्रेशर क्या हो गया है, बढ़ चुका है। तो अंदर प्रेशर ज़्यादा है और ऊपर से जो हाई स्पीड से विंड मूव करती जा रही है उसका प्रेशर कम है, ठीक है। देखो आप जब ये अंदर एंटर कर चुकी है तो इसके लिए बहुत ज़्यादा खुली स्पेस नहीं है मूव करने के लिए, तो जितनी एयर अंदर फील होती जाएगी तो अंदर हाई प्रेशर बना देगी, और जबकि ऊपर तेज़ी से चलने वाली हवाएं क्या करती है, जो हवाएं निकल जाती है तेज़ी से मूव करती है, वो लो प्रेशर एरिया बना रही है। तो अंदर प्रेशर ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू बाहर के कंपैरिजन में, तो ये एयर क्या करेगी, इस एयर को थोड़ी पता है कि मुझे विंडो से आई हूँ तो मुझे विंडो से ही जाना है, या डोर से आई हूँ तो मुझे डोर से ही जाना है। इसे तो जहाँ हाई से लो का डिफरेंस दिख रहा है उसी तरफ मूव करना है। तो अंदर हाई प्रेशर था तो ये डायरेक्टली क्या करती है, इस रूफ को प्रेशर लगाती है, जिसके कारण टीन शेड और या बोल सकते हैं घास वगैरह उससे बने हुई जो छत होती है वो उड़ जाती है, ठीक है, क्योंकि ये एयर का प्रेशर ही इतना ज़्यादा रहता है कि वो हाई से किस तरफ आती है, ऊपर लो है तो हाई से लो की तरफ आने की कोशिश करती है, उसमें ये टीन शेड उड़ा देती है। दूसरा, द विंग्स ऑफ एरोप्लेन्स आर डिज़ाइन इन सच अ वे दैट एयर अबाउ देम आर मूव्स फास्टर देन द एयर बिलो व्हेन द एरोप्लेन रन्स ऑफ द अवे इन ऑर्डर टू टेक ऑफ, है ना। एंड द एयर अबाउ द विंग्स, पहले इसको समझ लेते हैं कि एरोप्लेन के विंग्स जो होते हैं वो इस तरह से डिज़ाइन किए जाते हैं कि एरोप्लेन के ऊपर वाली जो एयर होती है वो फास्ट मूव करे और एरोप्लेन के नीचे इतना ही स्पेस मिले कि वहाँ की जो एयर है वो धीरे धीरे मूव करे, ठीक है। और जब कब की कंडीशन है ये, कि जब एरोप्लेन टेक ऑफ कर रहा होता है, ठीक है, उड़ान भर रहा होता है, और एयर जो उसके विंग्स के नीचे की तरफ है, ऊपर की तरफ है, वो फास्ट मूव करना चाहिए, यानी कि लो प्रेशर होना चाहिए, और नीचे की तरफ एयर प्रेशर ज़्यादा होना चाहिए जब वो लैंडिंग कर रहा होता है, ठीक है, जिससे उनको सपोर्ट मिल जाता है। इसका रिजल्ट क्या होता है कि जब वो ऊपर उठेगा तब उसे एक पुश मिलता है, अपवर्ड पुश मिलता है, देखो ये इस तरह से, ठीक है। अब ऊपर एयर अगर बहुत फास्ट मूव कर रही है तो ऊपर लो प्रेशर एरिया हो जाएगा,
और नीचे अगर एयर ज़्यादा फील है तो नीचे हाई प्रेशर एरिया हो जाएगा, ठीक है। और ऐसा करने से हाई प्रेशर से कहाँ एयर मूव करेगी, ऊपर की तरफ, तो ऑटोमेटिकली उसके विंग्स पे एक प्रेशर लगता है ना, जो एरोप्लेन को ऊपर उठाने में हेल्प करता है। और यही चीज़ें सेम बर्ड्स में भी होती है, बर्ड्स के भी नीचे वाला जो पोर्शन होता है वो हाई प्रेशर बना देता है, ऊपर वाला लो प्रेशर, तो ऑटोमेटिकली नीचे से आने वाली एयर उसको प्रेशर देगी ऊपर जाने के लिए उसके विंग्स को, तो ऑटोमेटिकली एरोप्लेन हो चाहे बर्ड्स हो दोनों ही ऊपर की तरफ लिफ्ट हो जाते हैं। ओके, नाउ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, व्हेन हॉट एयर राइजेस इट क्रिएट्स एन एरिया ऑफ लो प्रेशर। आपको पता है कि जब भी एयर जब हॉट हो जाती है, वार्म हो जाती है, तो वो हमेशा ऊपर की तरफ उठती है, और जिस जगह से एयर वार्म अप हो चुकी है और ऊपर की तरफ उठ गई है, तो उस पर्टिकुलर एरिया में जो एयर की क्वांटिटी वो ऑटोमेटिकली कम हो गई है। कम हो गई मतलब एयर का प्रेशर कम हो गया है, ठीक है। और जो वाटर वेपर होती है उसके अंदर वो कंडेंस मतलब अगर जम जाती है तो वो क्या बना लेती है, क्लाउड। अब देखो जो लो प्रेशर है उसका मतलब ये होता है क्लाउडी स्काई और वेट वेदर, यानी जब भी एयर का प्रेशर कम होता है, आपने देखा होगा कब कम होगा, जब एयर की क्वांटिटी कम रहेगी और उसके साथ साथ वाटर ड्रॉप की क्वांटिटी ज़्यादा हो, जिसको हम बोलते हैं ना ह्यूमिड क्लाइमेट या वेट क्लाइमेट, या बादल आ जाते हैं जब हुमस जैसा होता है, तो आपने देखा होगा हवा भी बहुत कम चलती है, ठीक है, सफोकेशन होता है, क्योंकि एयर का क्वांटिटी ऑटोमेटिकली वहाँ पर कम हो चुकी है, उसके कंपैरिजन में वहाँ वाटर वेपर भी फील हो चुकी है और जम चुकी है, कंडेंस हो चुकी है, ठीक है। और इससे हम ये कह सकते हैं कि जो कोल्ड एयर होती है, ठंडी एयर, वो श्रिंक हो चुकी है, क्लाउड के अंदर जो ठंडी एयर के पार्टिकल है वो श्रिंक हो गए हैं और हाई प्रेशर का एरिया क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो इट मीन्स जो कंडेंसेशन होता है वो यहाँ पर नहीं हो सकता हाई प्रेशर में, इसलिए हाई प्रेशर हमेशा क्लियर और सनी स्काई वाला रहता है, और जो लो प्रेशर एरिया होता है वो हमेशा क्लाउडी और वेट वेदर वाला होता है, ये याद रखना। यानी जब भी क्लाउड्स आ जाए या वेट या बोल सकते हैं मॉइस्चर वाला एटमॉस्फेयर है, ह्यूमिड एटमॉस्फेयर है, इसका मतलब एयर का प्रेशर कम है, ठीक है। और जब सनी डेज है, क्लियर सनलाइट है सभी जगह, क्लाउड्स नहीं हैं, ठीक है, तो क्लियर स्काई मतलब एयर प्रेशर हाई है, ठीक है। नाउ इन नेक्स्ट लेक्चर हम ये पढ़ेंगे कि कैसे करंट्स स्टार्ट होता है। जैसे आपने अभी तक एयर पढ़ा, एयर से विंड क्या होती है ये पढ़ा, एयर कैसे और कब मूव करती है ये पढ़ा, ठीक है, और किस तरह का एरिया क्रिएट होता है जब एयर कब मूव करती है, ठीक है। अब हम हमारी अर्थ पर ब्लो करने वाली कुछ विंड्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि पोलर विंड्स है, वेस्टर्लाइज है, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड्स विंड्स है, ठीक है। और ये कुछ साइकिल है जो आपको समझाने की कोशिश की कि कैसे हॉट एयर राइज होती है, कंडेंस होती है, क्लाउड्स बनते हैं, कैसे हैवी होती है, तो ये सब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।